Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last session में हमने फेडरलिज्म के बारे में क्या देखा था? हमने उसका मीनिंग पढ़ा था, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है और फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब मैंने ये भी कहा था कि लास्ट सेशन में कि हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म होगा। सो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो लेट्स सी पहला फीचर क्या होता है। There are two or more levels और tiers of government। जो two or more levels और tiers of government है, वो जो पहला उसका मीनिंग है, फेडरलिज्म का जो मीनिंग होता है उसी में हमने देख लिया था कि अगर आप पावर शेयर करेंगे तो उसमें टू और मोर जो रहते हैं गवर्नमेंट रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे कोई चीज़ वो एक जन के साथ नहीं शेयर होगा, राइट। तो टू मिनिमम है और टू से ज़्यादा भी हो सकती है। नाउ सेकेंड जो फीचर है उसका, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। जो अलग अलग टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या है, वो एक ही जो सिटीजन्स होते हैं उनको वो गवर्न करते हैं, बट each tier has its own jurisdiction in specific matters, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनका अलग अलग काम है। तो अलग अलग क्या करते हैं, वो सिटीजन्स को हैंडल करते हैं। तो ये क्या हो गया, फेडरलिज्म का दूसरा फीचर हो गया। पहला फीचर को क्या हो गया, हमने देखा कि दो से ज़्यादा टायर होने चाहिए, किसके लिए, पावर शेयरिंग के लिए, फेडरलिज्म के लिए। एंड सेकंड जो है हमने देखा क्या है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। अलग अलग जो ये टायर्स है वो अलग अलग जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्न करते हैं, और अलग अलग जैसे लेजिस्लेचर का काम वो लेजिस्लेटिव देखेंगे, टैक्सेशन का काम टैक्सेशन वाले देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका second feature. Now what is the third feature? The jurisdictions of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution। हमारा जो constitution है वो क्या है, वो एक rule book है, सारे rules and regulations उसमें properly legal languages में लिखे हुए हैं। तो ये जो है jurisdiction का जो responsibility है, वो क्या क्या काम है, वो किस में लिखा हुआ है, constitution में लिखा हुआ है। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। अब जो अलग अलग टायर के जो काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे अलग अलग डिवाइडेड किए हुए हैं। Now fourth, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed। अब अगर उनका रूल्स या रेगुलेशंस या कुछ चेंज करना होगा तो कोई भी स्टेट अलग से चेंज नहीं कर सकते, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग से चेंज नहीं कर सकते। दोनों का कंसेंट चाहिए होगा, हर स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा कोई भी रूल्स को चेंज करने के लिए, और तभी ही वो चेंज हो सकता है। Now such changes require the consent of both the levels of government। सेंट्रल लेवल का भी कंसेंट चाहिए होता है, स्टेट लेवल का भी कंसेंट चाहिए होता है, तभी जाके एक लॉ जो है, एक रूल जो है वो क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई एक जन बोले कि मुझे ये रूल चेंज करना है मेरे स्टेट पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, fifth feature is courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government। अब सिर्फ एक ही लेवल, एक ही टियर को क्या है, हक है, राइट है कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर्स को चेंज करने का। व्हाट इज दैट, दैट इज द कोर्ट्स, ज्यूरिसडिक्शन है, उन्हें ही सिर्फ ये राइट है क्या करने का, पावर्स को चेंज करने का डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। जो पावर्स है, उनका जो पावर्स है वो कौन दे सकते हैं, सिर्फ कोर्ट्स दे सकते हैं, और कोर्ट्स किसके अंडर में आते हैं, ज्यूरिसडिक्शंस के अंडर में
आते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब अगर दूसरा स्टेट है, अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से काम करता है, तो उन्हें फाइनेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट। पैसे की ज़रूरत होगी एक स्टेट को चलाने के लिए। अब अगर पैसा नहीं होगा तो स्टेट नहीं चलेगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी मेंशन्ड है कि आप किस किस स्टेट में किस किस काम को करके रेवेन्यूज़ आप कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। किसी भी स्टेट को किसी भी दूसरे स्टेट या सेंटर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सारे चीज़ किस में मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। Now the last one is the federal system thus has dual objectives। अब ये जो पूरा है फेडरलिज्म जो है, फेडरल स्टेट्स जो है, इनका क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है। क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। अब यूनिटी कैसे होगा? आपका ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है कि यूनिटी कैसे होगा। अब अगर अलग अलग स्टेट को अलग अलग पावर्स दिया जाए, अपने हिसाब से चलने दिया जाए, तो क्या होगा? वो अच्छा फील करेंगे, राइट। अगर फैमिली में, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके दादाजी, अगर आपके पापा, चाचा, बड़े पापा और भी अगर चाचा अंकल लोग होंगे तो उनको सबको पावर्स अपने हिसाब से दे देंगे और वो चाहेंगे कि अपना फैमिली, अगर आपके पापा को ये बोल दिया जाए कि आप अपने फैमिली को अच्छे से चलाइए, आपके अंकल को बोल दिया जाए कि आप अपने फैमिली को अपने हिसाब से चलाइए, तो जो हेड है वो फील करेंगे पावरफुल, राइट। उनको लगेगा कि हाँ मुझे भी पावर मिला है। तो क्या होगा? इसमें यूनिटी बने रहेगा। तो क्या होगा कि आपके जो पूरे फैमिली है वो किसे रिस्पेक्ट करेंगे, किस डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे कि अब आपने मुझे अपना स्पेस दिया, आपने मुझे ये कहा कि मैं अपने हिसाब से चलूँ और मेरे फैमिली को भी अपने हिसाब से चलाऊँ, ये आपने मुझे क्या दिया? स्पेस दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो दादाजी है उसके लिए क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। सो इन द सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? रिस्पेक्ट बढ़ जाता है एंड इससे क्या होता है? यूनिटी होती है, क्योंकि कोई भी किसी भी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? सब कोई पावरफुल फील करेंगे एंड इससे क्या होगा? यूनिटी प्रमोट होगी। सेकेंड इज while at the same time accommodate regional diversity। नाउ हम आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग एरियाज़ में हैं, जैसे बिहारीज़, बंगालीज़, उड़ीसा में ओडियाज़, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब अलग अलग क्या है? डाइवर्स रीजन्स हैं, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोग हैं, वहाँ के फेस्टिवल्स अलग अलग है, ठीक है। खान पान में जो ड्रेसेस है, ड्रेसिंग, फूड आइटम्स सबके अलग अलग है। सो इसमें क्या होता है? हम डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? रीजनल डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद क्या है? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। लेट्स सी व्हाट इज दैट। नाउ द फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ अलग अलग जगह से एक जगह पे आके वो साथ मिलते हैं, दैट काइंड ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो फेडरेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आके, क्योंकि अपना जो कम्युनिटी है उनको बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए क्या होता है? वो एक साथ मिलते हैं एंड फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ लेट्स सी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो क्या होता है? वो एक साथ आते हैं ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। वो चाहते हैं कि जो उनका यूनिट है वो और बड़ा हो, तो ये क्या हो गया? ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। So that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। अब उनका जो सिक्योरिटी है वो बढ़ सके, ठीक है। जो वो लोग क्या होता है? वो लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है अपना अपना रूल्स होता है, अपना अपना रेगुलेशंस होता है उनका, वो लोग एक साथ आके ताकि उनका यूनिटी बढ़े और उनका सिक्योरिटी बढ़े, उनका यूनिट जो है वो और बड़ा हो, इसलिए क्या होता है? वो एक साथ आकर क्या बनाते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। All the constituent states usually have equal power and are strong। जो अलग अलग जो states होते हैं
वो क्या है, उनके हर एक के पास, वो हर एक स्टेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और हर एक के पास इक्वल पावर्स होता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्या, coming together federation. Now the second type of federation is holding together federation. अब holding together federation is just the opposite. वहाँ पे क्या होता है, coming together में बड़े बड़े states एक साथ आके अपना यूनिट बड़ा करते हैं, लेकिन holding together में ऑलरेडी जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसे क्या किया जाता है, दूसरे दूसरे हिस्सों में बांटा जाता है ताकि वो जो बड़ा स्टेट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो साथ रहे, ठीक है। दैट इज होल्डिंग टुगेदर। नाउ अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर्स, ठीक है, एक ऑलरेडी बड़ा यूनिट है और वो क्या होता है कि क्योंकि उनको संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो उनका पावर्स है वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो जाए। So, a large country decides to divide its power between the constituent states and the national गवर्नमेंट, ओके। जो मैंने समझाया कि जो नेशन होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो उनको संभालने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग अपने स्टेट्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और उनका जो पावर्स है वो भी डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। नाउ जैसे कि हमारे इंडिया में है, ठीक है, इट इज़ अ फेडरल कंट्री, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है। सो होल्डिंग टुगेदर में भी वही होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पावर होता है उन लोगों के पास, और स्टेट्स में क्या होता है वो उनसे थोड़ा सा कम पावर होता है। बट अब स्टेट्स में भी जो है ना, स्टेट्स में भी अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, अलग अलग पावर्स होते हैं। अगर किसी को स्पेशल पावर्स चाहिए होता है तो उन्हें स्पेशल पावर्स मिलते हैं। किसी स्टेट का अगर बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ, लाइवलीहुड, तो क्या होता है वो बहुत सही से रहते हैं, उन्हें स्पेशल पावर कोई नहीं दिया जाता है या फिर उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली उन्हें भी मिलेगा। तो ऐसा ही क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, एंड अलग अलग स्टेट्स जो है उनके पावर्स भी अलग अलग होते हैं। नॉट इन ऑल द केसेस बट इन फ्यू केसेस क्या होता है, उन्हें स्पेशल पावर्स दिया जाता है। सो नाउ द एग्जाम्पल इज क्या है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। सो आज के सेशन में हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखा, जो फीचर्स है फेडरलिज्म के दिए हुए हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, वो हमने देखा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये दोनों का मीनिंग हमने देखा। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए और आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।